एक सेकेंड। प्यारे शिष्य, आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो शुरू में कैलकुलेशन बतलाया जाता है, इसलिए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा का ये रूल ही होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो शुरू में पहले कुछ क्लास तक कैलकुलेशन चलता है। अब जैसे आप CI पढ़ रहे होते हैं और 109 का आपको क्यू करने के लिए कहा जाए तो आपके लिए समस्या खड़ा हो जाता है। 103 का अगर आप क्यू करना चाहेंगे तो 103 को 3 बार अगर लिखकर गुना करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो कम समय में आप उसको कैलकुलेट कर सकें, इसके लिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए शुरू का कुछ क्लास कैलकुलेशन का होता है। तो आज हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, फिर अगले क्लास में एक आध सप्ताह तक कैलकुलेशन चलाएंगे, उसके बाद फिर आपका रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। और आपका अभी 1.5 घंटे का बैच है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 24 घंटा टाइम है, हम बिल्कुल फ्री हैं। तो बहुत सारे लोग एडवांस मैथ के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप कितना देर तक आप टिक सकेंगे, कितना देर तक पढ़ सकेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री हैं। तो अभी चिंता नहीं करना है, एक सप्ताह तक कैलकुलेशन चलाते हैं। उसके बाद फिर हमारा 5 मेथड होता है, उसको सिखाते हैं। उसके बाद फिर हम एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे। 1.5 घंटे के टाइम में अगर 2 सब्जेक्ट अगर हम चलाते हैं, 2 चैप्टर को अगर बतलाते हैं, तो कम समय में जो हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत डिटेल से पहले उसको तोड़ते हैं, फिर उसको शॉर्टकट करते हैं। हर एक एक पॉइंट को हम सिखाना चाहते हैं, इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो 1.5 घंटे क्लास लेंगे। उसके बाद फिर अगर आपका डिमांड रहेगा तो किसी दूसरे टाइम में एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे पुराना स्टूडेंट जो हमारे यहाँ क्लास कर रहे थे, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। बस ऑफिस का नंबर पे कॉल कर लेंगे। और उन लोगों का पैसे, बहुत सारे लोग जो भी पढ़ रहे थे उनका पेड हो चुका था, तो उनके लिए अलग से एक व्यवस्था किया जा रहा है जिससे वो भी पढ़ सकेंगे, परेशानी नहीं होगा। तो ऑफिस में कॉल कर लेंगे। तो आज आपका पहला क्लास है, आपको हम कैलकुलेशन से शुरू करेंगे, लेकिन उससे भी पहले पढ़ना आनंददायक फील होना चाहिए। इसलिए अब 1 महीना से YouTube पर हम नहीं आ रहे थे, जिसके वजह से सब लोग इस ट्रैक से हट गए। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ना आनंददायक फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब पढ़ने में आनंद नहीं आएगा तो आप अच्छा नहीं कर सकेंगे। तो आज पढ़ाई की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खिस्सा कर लेते हैं। हालांकि खिस्सा की बात आता है तो खिस्सा तभी मन लगता है जब सामने वाले लोग हाँ ना का जवाब देते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा आनंद आता है। परंतु कोई बात नहीं, अपने लाइफ का ये लाइव क्लास पहला क्लास है हमारा। आज तक कभी हम लाइव क्लास लिए नहीं थे,
हमारा सिर्फ ऑफलाइन ही क्लास चलता था। यूट्यूब पर उधर आ रहे थे तो वीडियो क्लास चल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, उस तरह का हैबिट हमें बनाना पड़ेगा ताकि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। तो आज हम आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हम छोटा थे, हम छोटा थे या आप भी छोटे होंगे, तो आप स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो ये फील किए होंगे कि किसी दिन अगर अचानक से छुट्टी हो जाए तो उस दिन बहुत खुश होते थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर खूब खेलते थे और पर्व त्योहार का समय आता था, खासकर बड़ा पर्व त्योहार हो जैसे दशहरा पूजा, दीपावली और भी बड़ा त्यौहार जिसमें 2-4-5 दिन तक छुट्टी मिलता था, वैसे त्यौहार का हम लोग इंतज़ार करते थे। और जब छुट्टी होता था तो कुछ बच्चों के साथ मिलकर खूब खेलते थे, खूब आनंद लेते थे। वैसे ही जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे, छोटा थे, तो दशहरा पूजा का समय था। दशहरा पूजा में थोड़ा छुट्टी लंबा मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग गांव के जो भी बच्चे थे वो एक साथ मिल जाते थे। हालांकि हम खिस्सा कर रहे हैं लेकिन ये पढ़ाई भी है, इसलिए आप इस खिस्से को खिस्सा ही सिर्फ मत समझिएगा। अभी हम बोले कि पढ़ाई को हम पीड़ादायक नहीं बल्कि उसको आनंददायक बना देते हैं, इसलिए यह स्टोरी हम सुना रहे हैं, लेकिन ये मैथ का कॉन्सेप्ट ही है। तो हुआ क्या कि हम लोग कुछ बच्चे के साथ खेल रहे थे। गांव का अलग अलग खेल होता है। आज के डेट में तो खैर सभी के हाथ में स्मार्टफोन रहता है, तो अब का दुनिया अलग है, लेकिन जिस टाइम पे हम छोटे थे उस टाइम पे ये सब चीज़ था नहीं। तो हम लोग बच्चे में गांव में अलग अलग समय में अलग अलग खेल होता था। कभी गुल्ली डंडा, तो कभी लट्टू, तो कभी पतंग उड़ाना, कभी गोली खेलना। तो संयोग से दशहरा पूजा के समय में हम लोग कुछ बच्चों के साथ मिलकर गोली खेल रहे थे। तो गोली खेल ही रहे थे कि थोड़ा देर खेलने के बाद अचानक हम देखते क्या हैं कि कुछ बच्चे इधर गिरते पड़ते भाग रहे हैं, कुछ बच्चे इधर गिरते पड़ते भाग रहे हैं, कुछ बच्चे इधर गिरते पड़ते भाग रहे हैं। उनको गिरते पड़ते भागते देखकर हम दंग रह गए कि आखिर सब जान देकर क्यों भाग रहे हैं। किधर से तड़ातड़ गोली चलने लगा कि सब लोग जान देकर भाग रहे हैं। इतने में हम देखते क्या है कि उधर से एक फटफटिया से कोई आदमी आ रहे थे। फटफटिया मतलब मोटरसाइकिल, जैसे बुलेट, राजदूत, ये सब पहले के ज़माना में यही सब चलता था। तो उधर से आए और दालान के पास जहाँ पर हम लोग गोली खेल रहे थे, दालान मतलब जहाँ पर गांव में बैठका लगता है, जहाँ कुछ लोग बैठकर गप करते हैं या खेलते हैं, उसका बात कर रहे हैं। तो संयोग से उस दालान के पास वो बाइक को खड़ा किए, तो सब लोग भाग गया था। तो हमारा उन पर नज़र पड़ा तो लगा कि इन्हीं का गाड़ी का आवाज़ सुनकर सब लोग भागा। लगता है कि ये सब बच्चे को पकड़कर पीटते हैं, क्योंकि जब गोली खेलते हैं तो दालान में एक छोटा सा गड्ढा कर दिया जाता है, एक होल कर दिया जाता है, उसके बाद गोली इस तरह से खेलते हैं। आप में से भी बहुत सारे खेले होंगे या देखे होंगे तो मालूम होगा। तो जिसके वजह से सब लोग भाग रहा था, तो हम समझ गए कि लगता है कि आज हमारा काम तमाम हो जाएगा, सब तो भाग गया, आज हम फंस गए। अब ये सोच ही रहे थे कि इतने में वो इशारा करते हैं कि सुन बच्चा इधर सुनो। जैसे ही बोले तो हम समझ गए कि आज हमारा तो काम तमाम हो ही जाएगा। हम काफ़ी डर गए। फिर दोनों पॉकेट में गोली रखे हुए थे। अब सोचे हम करें क्या। तो वो जो पिलर होता है, पिलर के शेड में आकर, उसके छाया में आकर पॉकेट से गोली वहाँ पर गिरा दिया और शर्ट में हाथ को ऐसे पोंछते हुए धीरे धीरे उनके पास डरते डरते जाने लगे। तो उनके पास गए तो बोले कि तू गोली खेल रहा था ना। तो हम सोचे अगर हाँ कह देंगे
तब तो आज हमको पीटेंगे ही। तो हम इंसान बच्चा बन गए, बहुत अच्छा बच्चा बन गए, पढ़ने वाला बच्चा बन गए। और बहुत आहिस्ते से बोले कि सर हम गोली नहीं खेल रहे थे, हम तो पढ़ने वाला बच्चा है ना, हम देख रहे थे कि लोग कैसे गोली खेलता है, मज़ा आ रहा था, हम पढ़ने वाले, हम गोली नहीं खेलते थे। बोले कि अच्छा तू गोली नहीं खेलता था, तो सुनो इधर। जब हम नज़दीक में गए तो मेरा ऐसे कस के कान पकड़ लिया और कान को घुमाते हुए वो खींचते खींचते आगे की ओर ले जा रहे थे। तो हमको लगा कि कहीं रूम में बंद करके हमको मारेंगे क्या, तो हम काफ़ी डर गए। तो खींचते खींचते ले गए, हम अंदर ही अंदर डर रहे थे कि रूम में बंद करके मारेंगे। तो वहीं पर देखते हैं एक छोटा सा बगीचा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कुआं था। कुआं के पास ले गए और मेरा हाथ भी ऐसे करके घुमा के पीछे करके ऐंठ दिए और बोले कि तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, अगर तुम सही सही जवाब दे दिया तो आज तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो आज तुमको हम इस कुएं में डाल देंगे। जैसे ही वो कुआं में डालने की बात किए तो हम काफ़ी खुश हो गए। अब आप कहिएगा कि कुआं में कोई डालेगा तो उसके नाम से कोई खुश हो सकता है क्या? उसका एक कारण है। कारण ये था कि हम लोग गोली खेलते थे तो गंदा हो जाता था, तो घर में भी पिटाई लगता, इसलिए हम लोग शर्ट वगैरह खोल देते थे और कुआं में कूद कूद कर खूब नहाते थे। और एक रस्सी, सार्वजनिक रस्सी रहता था वो टंगा हुआ, उसी से हम लोग पकड़ कर बाहर निकल जाते थे। तो जैसे ही वो कुआं में हमको डालने की बात किए तो मन ही मन खुश हुए कि चलो ये जो कान दर्द कर रहा है इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सोचकर हम बोल्ड आवाज में बोले, हाँ हाँ पूछिए, कुछ भी पूछिए, दुनिया का कुछ भी पूछिए, हम सब कुछ बतला देंगे। हमको सामान्य बच्चा आप समझते हैं, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया का कुछ भी पूछिए सब कुछ बता देंगे। अब ये सुनकर उनको भी बड़ा अजीब लगा कि कौन बच्चा के चक्कर में पड़ गए। इतने में वो बोले कि चलो ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो वो हमसे पूछ दिए कि चलो बताओ, गाय और मुर्गा के झुंड में, वो बोले कि चलो बताओ, गाय और मुर्गा के झुंड में कुल सिरों की संख्या 48 है और कुल पैरों की संख्या 140 है, तो बता दो कि झुंड में कुल कितना मुर्गा है। तो बता दो कि झुंड में कुल कितने मुर्गा हैं। बहुत सारे लोग अभी रोजगार के लिए विरोध कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे तैसे नहीं, कोई ढंग से लास्ट में पहले इस पर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उस पर तर्क वितर्क करेंगे। तो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिए कि सिर की संख्या 48 और पैर की संख्या 140 है, तो बता दो कि झुंड में कुल कितना मुर्गा है। वो हमसे ये क्वेश्चन पूछे तो हम बोले कि देखिए, हम बाहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो हम आपको फ्री में ही क्यों बताएंगे। आप ऐसा करिए, हमको भी कुछ पैसा दीजिए तब हम आपको बताएंगे। तो वो हंसने लगे, कैसा बच्चा है। फिर हम बोले कि ऐसे तो हम बताने वाले नहीं हैं, चलिए आप हमें पैसे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो आपको अकल होना चाहिए कि हम छोटा सा बच्चा है तो बिना कॉपी कलम का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ऐसा कीजिए, आप कॉपी कलम दीजिए, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो वो कॉपी कलम हमारा हो जाएगा, हम आपको देंगे नहीं। बोले ऐसा बात है। ये सुनकर वो भी सोचे कि छोटा सा बच्चा है, भला कैसे मुजमानी बना सकता है, इसको तो कॉपी कलम चाहिए ही। फिर इधर उधर वो नज़र डालकर देखे तो उनको दिखाई दिया एक आदमी वहीं पर खड़ा था, उसको बुलाए तो वो पास में आया। बोले कि देखो, जाओ फलाना दुकान में जाना और वहाँ पर बोलना कि देखो ये
कॉपी कलम मांग रहे, मेरा नाम लेना, हमको पहचानते हैं, वो कॉपी कलम दे देंगे। वहाँ से बेचारा दौड़े दौड़े गया, वहाँ से कॉपी मांग कर लाया और हमको दिया। तो हम फिर दोबारा बोल दिए कि देखिए अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कॉपी कलम हम ले जाएंगे, हम आपको देने वाले नहीं हैं। तो बोले ठीक है बाबू तुम बनावो, अगर बन जाएगा तो तू ले जाना। फिर उस समय हम 8 क्लास में पढ़ते थे, तो एक्स वाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत जानते थे, तो हम प्रयास करके देखे, तो संयोग से एक्स वाई करके हम सॉल्व कर दिए, हमारा कुछ आंसर आया। तो हम बनाने के बाद कॉपी लेकर ऐसे गए उनके पास में कि जी देख लीजिए हम बना दिए। तो बोले कि देखना क्या है, तुम आंसर बोलो ना, हम समझ जाएंगे कि सही बनाया है कि गलत। तो हम बोले जी इतना आ गया। तो ये बात सुनकर बोले कि ठीक है बाबू तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, अब खेलो, तुमको अब कोई नहीं पीटेंगी, और हम भी कभी मिलेंगे तो अब पीटेंगे नहीं, तुमको डरना नहीं है। लेकिन तू गोली खेल रहा था क्योंकि तुम्हारा हाथ से दिख रहा है गंदा है। बोले ठीक है सर। वो चले गए। उस समय जब जाने लगे तो हमारा मन में एक विचार आया। विचार ये आया, हम सोचे कि वो हमसे पूछे और हम आंसर बताए और यहाँ से वो चल दिए, हमारा कॉपी का स्टेप देखे नहीं कि वो ये बच्चा किस तरह से सॉल्व किया है। तो इससे हमें ये पता चला कि लगता है कि वो आंसर को याद किए हुए रहते हैं और सभी बच्चा को ऐसे पूछ पूछ कर परेशान करते हैं, अगर नहीं बताया तो उसको पीटते हैं। ये बात सुनकर हमारे मन में ये विचार आया, तब तक वो यहाँ से खिसक चुके थे, चल दिए थे। लेकिन हमें मालूम था कि हमारे दादाजी के दोस्त हैं, उनके साथ हम बहुत बार उनको देखते थे। तो हम सोचे कि हमारा दादाजी भी इन्हीं की तरह सभी बच्चों को पकड़ पकड़ के परेशान करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नहीं बताता है तो कनैठी चढ़ाते हैं। ये सोचकर हम सोचे कि चलिए आज तो ये हमसे बचकर निकल गए, लेकिन हमारे दादाजी तो आज बचकर नहीं निकलेंगे, वो घर में ही बैठे होंगे। चलते हैं हम उनको ही पूछ देते हैं, और दोनों दोस्त हैं तो मुर्गा का संख्या वाला आंसर उनको भी याद होगा, दोस्त तो एक ही बात को जानता ही है, तो वो भी क्वेश्चन और इसका आंसर वो जानते होंगे। लेकिन हम दादाजी को जाके मुर्गा नहीं, बल्कि हम दादाजी को जाकर गाय की संख्या पूछ देंगे, और गाय की संख्या पूछेंगे तो आंसर तो याद होगा नहीं, तो उनसे बनेगा नहीं, वो फड़फड़ा जाएंगे, एक बार बेइज्जती हो जाएगा तो वो भी सब बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। बच्चा थे, बच्चा कहीं पछ ले रहे थे। वहाँ से ये बात सोचकर हम दौड़े दौड़े घर पर गए, तो देखते हैं कि दादाजी सामने में बैठे हुए थे। तो दादाजी के पास गए और प्यार से बोले कि दादाजी देखिए ना, आपका दोस्त हमें मिले थे। बोले दोस्त मिले थे, तो और बोलो। तो बोले हमसे एक क्वेश्चन पूछे, हम बता दिए, देखिए कॉपी कलम हमको गिफ्ट में दिए हैं। बोले ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर हम बोले कि दादाजी देखिए ना, वो हमसे क्वेश्चन पूछे थे लेकिन हम इस तरह से लिख लिख कर बनाए हैं, आप हमको मुजमानी सॉल्व करने के लिए सिखा दीजिए ना। बोले ऐसा बात है, तो चलो ठीक है, मुजमानी ही हम तुमको सिखा देते हैं। तो बोले ठीक है, सिखा दीजिए। तो बोले क्या क्वेश्चन था, जरा हमको तो बताओ। तो फिर हम क्वेश्चन पढ़ के बोले, और हमसे वो मुर्गा पूछे थे लेकिन दादाजी को चकराने के लिए हम गाय पूछ दिए, ताकि उनका बेइज्जती हो जाए तो सब बच्चों को तंग करेंगे नहीं। इसलिए हम बोले कि दादाजी देखिए ना, वो हमसे पूछे थे कि गाय और मुर्गा के झुंड में सिर की संख्या 48 है और पैर की संख्या 140 है, तो बताओ कि झुंड में कुल कितना गाय है। वो हमसे गाय पूछे थे। फिर इतने में दोबारा हमसे दादाजी बोलते हैं कि सच में तुमसे गाय ही न पूछे थे। तो हम बोले हाँ हाँ गाय ही पूछे थे। फिर वो बोले कि पक्का ना, तुमसे गाय ही न पूछे। बोले हाँ 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 दादाजी, हमसे गाय ही पूछे थे। वो 2-3 बार पूछे तो हमको लगा कि हो सकता है कि चकरा रहे हैं, अभी से इनको याद होगा नहीं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। बोले ठीक है, चलो गाय पूछे थे तो तुमको हम मुजमानी सिखा देते हैं कि गाय का आंसर कैसे मुजमानी निकाल लेंगे बिना पेन चलाए हुए। तो बोले ठीक है बताइए। तो बोले कि गाय ही निकालना ना है। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल गाय ही निकालना है। तो बोले कि जितना भी सिर है सबको तुम मुर्गा मान लो। बोले कि जितना भी सिर है सबको तुम मुर्गा मान लो। बोले ठीक है।
तो 48 को सिर है। तो हम फिर बोले कि दादाजी हमको गाय निकालना है तो हम सभी सिर को मुर्गा क्यों मानेंगे? बोले तुमको मुजमानी बनाने के लिए सीखना है तो जो हम बोल रहे हैं वही करो। हम बोले ठीक है दादाजी आप बोलिए वही हम करेंगे, हम तो सिर्फ सीखना चाहते हैं। बोले ठीक है। तो बोले गाय की संख्या निकालना है तो सभी सिर को मुर्गा मान लो। तो हम बोले ठीक है 48 सिर है, 48 सिर मुर्गा है। तो बोले आप बताओ कि माने गए के अनुसार कुल कितना पैर कहलाएगा? तो हम बोले एक मुर्गा का 2 पैर होता है, तो 48 को मुर्गा होगा तो 48 दूनी 96 को पैर हुआ। तो अब बोले कि ऐसा करो, इस झुंड में से एगो मुर्गा को तुम हटा दो और इस झुंड में एगो गाय को शामिल कर दो। तो हम बोले कि 2 पैर वाला हटेगा और उसमें 4 पैर वाला एगो शामिल होगा। तो 2 पैर हटा और 4 पैर शामिल हुआ तो जाहिर सी बात है कि 2 पैर बढ़ जाएगा। तो वो पूछे अब कितना पैर हुआ? तो हम बोले 96 गो था, 2 गो बढ़ गया तो 98 गो हो गया। फिर वो बोले कि चलो एक मुर्गा को और हटा दो और उसके जगह पर एगो गाय को और ले जाओ। तो फिर हम 2 पैर वाला को हटाए और फिर से 4 पैर वाला को ले गए। बोले अब कितना हुआ? तो हम बोले फिर 2 पैर बढ़ गया तो 98 से 100 हो गया। तो बोले कि ऐसा करो, बतलाओ कि टोटल पैर और प्रारंभ में टोटल पैर में कितने का अंतर है? तो हम सोचे कि प्रारंभ में 140 गो पैर है और उधर 100 पैर हो गया। तो हम बोले 140 और 100 में अंतर है 40 का। तो वो दादाजी इतने में कहते हैं कि अरे अभी नहीं, शुरू में माने गए के अनुसार टोटल पैर और प्रश्न में दिया हुआ टोटल पैर का हमको अंतर बताओ। तो हम बोले कि दादाजी प्रश्न में तो 140 को दिया हुआ है और सभी मुर्गा होता तो 48 दूनी 96, तो 96 और 140 में अंतर हो गया 44 का। हम बोले कि 96 और 140 में अंतर हो गया 44 का। तो हम बोले कि दादाजी 44 पैर का अंतर है। तो बोले कि आप ध्यान से सुनना, अब हम बोल रहे हैं जरा उस पे गौर करना। बोले कि एक मुर्गा को हटाकर तुम एक गाय लाया था झुंड में, तो कै पैर का फायदा हुआ? तो हम बोले 2 पैर का। तो फिर से वो दोबारा बोले कि 2 पैर का तुमको फायदा हुआ कब? तो हम बोले कि झुंड में एगो गाय आया था तब। बोले 4 पैर का फायदा होगा कब? तो हम बोले कि झुंड में 2 गो गाय आएगा तब। बोले 6 पैर का फायदा होगा कब? तो हम बोले 3 गो गाय आएगा तब। बोले 8 पैर का फायदा होगा कब? तो हम बोले 4 गो गाय आएगा तब। यानी तो फिर बोले कि अब यहाँ 44 पैर का फायदा होगा कब? तो हम बोले 22 गो गाय आएगा तब। तो बोल दिए कि बाबू गाय की संख्या यही 22 हो गया। इस तरह से वो आंसर दे दिए। थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा नहीं, ये तो हम किस्सा सुना रहे थे। फिर इसको शॉर्ट में इस पॉइंट को हम बोलते हैं तो वो माइंड में जाके सेट हो जाएगा। और इससे संबंधित सभी चैप्टर का क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब CI का क्वेश्चन भी इस मेथड से सॉल्व होगा, SI का भी मेथड SI का भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा, परसेंटेज का भी, टाइम एंड डिस्टेंस का भी, टाइम एंड वर्क का, सभी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले हम इसको आराम से अभी सिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से दादाजी हमको गाय की संख्या निकालने के लिए सिखा दिए। तो फिर हम बच्चा थे, बच्चा के जैसा सोचे, फिर हम तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदले। हमको मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि दादाजी दोनों दोस्त हैं तो अपना दोस्त को बोले होंगे कि तुम मुर्गा वाला आंसर याद रखना, हम गाय वाला याद रखेंगे। तो ये गाय वाला ही याद रखे हुए होंगे और इस तरह से हमको बतला दिए। अब हम दादाजी से मुर्गा वाला पूछ कर देखते हैं। तो हम गिरगिट की तरह तुरंत रंग बदल लिए और दादाजी से तुरंत बोल दिए, दादाजी देखिए ना, हम गलती से आपसे पूछ दिए गाय की संख्या। वो हमसे गाय नहीं पूछे थे, वो तो हमसे मुर्गा की संख्या पूछे थे। तो बोले यही ना तुमसे शुरू में बार बार पूछ रहे थे कि गाय पूछे थे कि मुर्गा, अब हम गाय बता दिए तो अब तू कह रहा है कि मुर्गा बताइए। तो चलो ठीक है, तुम मुर्गा पूछ रहा था, चलो मुर्गा ही बता देते हैं।
तो बोले देखो मुर्गा की संख्या पूछ रहा तो सबको गाय मान लेना। हम बोले कि ठीक है सबको गाय मान लेते हैं। तो 48 पैर है और एक गाय को 4 पैर, तो 48 गाय है तो 48 चौका 192। तो इधर हो गया 192 और प्रश्न के अनुसार है 140। तो दोनों का अंतर है यहाँ पर 52 का, दोनों का अंतर है 52 का। हम सोचे इस बार जरूर फंसेंगे। अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में तुरंत बोलते हैं कि इस बार मुर्गा निकालना है। तो बोले एक गाय को हटा दो और उसके जगह पर एक मुर्गा ले आओ। तो इस बार 4 पैर वाला हटेगा और 2 पैर वाला आएगा, तो 2 पैर का घाटा लगेगा। तो एक गाय को हटाए और एक मुर्गा को लाए। तो बोले कै पैर का घाटा लगा? तो हम बोले 2 पैर का। तो इतने में तुरंत बोलते हैं कि 2 पैर का घाटा लगा कब? तो हम बोले कि दादाजी इस झुंड में एक गाय हटाकर एक मुर्गा लाए तब। बोले 2 पैर का घाटा लगा कब? तो हम बोले एक मुर्गा आया तब। बोले 4 पैर का घाटा लगेगा कब? हम बोले 2 मुर्गा आएगा तब। बोले 6 पैर का घाटा लगेगा कब? तो हम बोले 3 मुर्गा आएगा तब। बोले कि 52 पैर का घाटा लगेगा कब? तो हम बोले 26 गो मुर्गा आएगा तब। इस तरह से वो 26 आंसर बतला दिए। तो अब ये ठीक है मुजमानी बतला दिए, लेकिन हम आपको स्टेप सिखा देते हैं क्योंकि ये गाय मुर्गा से संबंधित कंसेप्ट है और सभी चैप्टर का क्वेश्चन इससे बनेगा। तो अब हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक स्टोरी था, अंदर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम हर चीज़ को कॉन्सेप्ट में बदल देते हैं, ये स्टोरी में बदल देते हैं। अब हम पहले आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, उसके बाद सभी चैप्टर का क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में देते हैं और फटाफट आप स्पीड में कैसे बनाते हैं उसको ट्रैक पर लाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन लाते हैं और फिर एक बार इसी को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये गाय मुर्गा पर आधारित ये कंसेप्ट है। पूरे मैथ में 5 मेथड होता है जिसमें एक मेथड ये भी है गाय मुर्गा। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको एक बार अब हम पॉइंट आपको बोल देते हैं। कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं या तो वीडियो है तो बार बार आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो हम इसको बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। करा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इसके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या है? बोलिए यहाँ पर मुर्गी लिखा, मुर्गा लिख रहे हैं। बोलिए मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी को गाय मान लेंगे। मुर्गा की संख्या निकालना है तो सबको गाय मानेंगे। अगर गाय की संख्या निकालना है तो सबको मुर्गा मानेंगे। हमेशा उल्टा मानिएगा। अगर गाय की संख्या पूछेगा तो मुर्गा मानेंगे और मुर्गा की संख्या पूछेगा तो उसको गाय मानेंगे। हमेशा उल्टा मानिएगा। गाय पूछे मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछे गाय मानेंगे। तो यहाँ मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी सिर को गाय मान लीजिए। तो 48 सिर है, 48 गाय होगा। तो माने गए के अनुसार कुल पैर पता करना है और प्रश्न में दिया हुआ पैर पता करना। दोनों के अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देते हैं। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को जरा बोल लेते हैं, फिर इस पर डायरेक्ट आते हैं। एक बार फिर से, आपको मुर्गा निकालना है तो सभी को गाय मानिएगा। अगर गाय की संख्या निकालना है तो सबको मुर्गा मान लेंगे। पहला पॉइंट अगर गाय निकालना मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है गाय मानेंगे। अब दूसरा पॉइंट, माने गए संख्या के अनुसार कुल पैरों की संख्या और प्रश्न में दिया हुआ कुल पैरों की संख्या, दोनों के अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आराम से लिख कर बना देते हैं। बोलिए मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी को गाय मान लीजिएगा। मुर्गा निकालना है तो सभी को गाय मान लेंगे। तो टोटल सिर की संख्या 48 है। तो एक गाय को 4 पैर, तो 48 गाय को तो 48 चौका 192। अब माने गए के अनुसार कुल पैर की संख्या और प्रश्न में दिया गया कुल पैरों की संख्या, दोनों के अंतर को ऊपर में लिख दीजिएगा और एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे तो वो आपका अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए एक गाय को 4 पैर
और एक मुर्गा का 2 पैर, इन दोनों के अंतर से भाग दे देंगे तो ये अभीष्ट उत्तर निकल जाएगा। तो 192 और 140 में अंतर है 52 का, और इधर 4 और 2 में अंतर है 2 का, भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो गया 26। मुर्गा निकल गया। अगर गाय पूछेगा तो टोटल में से घटा दीजिएगा तो गाय निकल जाएगा। लेकिन अभी प्रोसेस सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं, इसलिए प्रोसेस से हम मुर्गा भी, ये गाय भी निकाल कर बतला देते हैं। एग्जाम में घटा कर निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी प्रोसेस सीखना है इसलिए गाय भी निकाल दे रहे हैं। अब बोले गाय की संख्या निकालना है तो सभी सिर को आप मुर्गा मान लीजिए। तो 48 सिर है, 48 मुर्गा होगा। तो माने गए के अनुसार कुल पैर, तो 48 दूनी 96 और प्रश्न में दिया हुआ 140, दोनों में अंतर कितने का? अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटा लेना होता है। तो 140 और उधर 96 में अंतर हो गया 44 का, और एक गाय और एक मुर्गा के पैरों में अंतर है 2 का, भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो गया 22। इस तरह से आप आंसर दे दिए। अब हम ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम पहले कुछ क्वेश्चन को बतलाते हैं, फिर होमवर्क रहेगा उसको आप बनाइएगा। तो चलिए कुछ वैसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप सीख सकें और अलग अलग क्वेश्चन बना सकें। अब ये वही भाषा है, लेकिन एग्जाम में देखिए मेंस, ये एसएससी वगैरह में भी पूछे हुए हैं। तो इसको आप खुद से अभी हम आपको बनवाएंगे। पहले इसको, चलिए इसी को बना देते हैं। कह रहा है किरण के पर्स में, लिखा है किरण के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है। किरण के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिसका कुल मूल्य 5000 है। कह रहा है किरण के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिसका कुल मूल्य 5000 है। तो बताएं कि पर्स में 50 रुपया के कुल कितने नोट है? बोलिए 50 रुपया वाला नोट की संख्या निकालना है तो सभी को दूसरा प्रकार वाला मानिएगा। तो बोलिए 50 रुपया वाला नोट निकालना है तो सभी नोट को आप 100 रुपया वाला मान लीजिए। तो बोलिए कुल 85 नोट है, 85 नोट अगर 100 रुपया वाला होगा तो कुल मूल्य माने गए के अनुसार कितना होता? लिखने की आवश्यकता नहीं है, शुरू है इसलिए लिख देते हैं। 85 गुने 100 यानी 8500। तो माने गए के अनुसार कुल मूल्य 8500 और प्रश्न में दिए गए अनुसार कुल मूल्य है 5000। तो दोनों के अंतर को, एगो 100 रुपया वाला नोट और एगो 50 रुपया वाला नोट, दोनों के मूल्य का अंतर से भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 8500 और 5000 में अंतर है 3500 का, और उधर बोलिए एक 100 रुपया वाला नोट और एगो 50 रुपया वाला नोट के मूल्यों में अंतर हो जाएगा 50 का। तो 50 से भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर है 3500 का, 5000 नहीं है 3500 है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ पर 5 सत्ते, तो यह आपका हो जाएगा 70। तो आपका आंसर हो जाएंगे 70। एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ 50 रुपया वाला नोट निकालना है। 50 रुपया वाला नोट निकालना, अब कुछ लिखना नहीं है। अब जब आप सीख जाएंगे तो फटाफट डायरेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ 50 रुपया वाला नोट पूछ रहा है तो सभी नोट को आप 100 रुपया वाला नोट समझ लीजिएगा। तो टोटल 85 नोट है, 85 नोट अगर 100 रुपया वाला होगा तो माने गए के अनुसार कुल कितना मूल्य होगा? तो एक नोट का कीमत 100 रुपया, तो 85 नोट का कीमत 8500, और प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है 50 तो 8500 और 50 में अंतर हो गया 3500 का। और इधर बोलिए एगो 100 रुपया वाला नोट और एगो 50 रुपया वाला नोट के मूल्य में अंतर हो गया 50 रुपये का। तो इसमें 50 से भाग दे देंगे तो ये आपका अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर 70 हो जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे।
चलिए सब ठीक है। तो एक प्रश्न और बनाते हैं, उसके बाद आपसे बनवाते हैं। चलिए एक और कह रहा है, एक थैले में 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं। एक थैले में 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 25 रुपया 75 पैसा। तो बताएं कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। बोलिए 25 पैसे वाला सिक्का पूछा जा रहा है तो सभी को उसका उल्टा वाला मान लीजिएगा। कह रहा है एक थैले में 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 25 रुपया 75 पैसा है। तो बताएं कि थैले में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 25 पैसा वाला पूछ रहा है तो सभी को 10 पैसा वाला मान लीजिएगा। तो बोले 160 सिक्का है, 160 सिक्का 10 पैसा वाला होगा तो ये 1600 पैसा, और प्रश्न के अनुसार दिया हुआ 25 रुपया 75 पैसा। तो ये रुपया में है, इसको भी रुपया में बदल लीजिए। तो पैसा को रुपया में बदलिएगा, 100 से भाग दे देंगे तो ये 16 रुपया बचेगा। तो अब यहाँ 16 रुपया, यहाँ 25 रुपया 75 पैसा। 16 रुपया और 25 रुपया 75 पैसा में अंतर हो जाएगा 9 रुपया 75 पैसा। आप बोलिएगा एक 25 पैसा का सिक्का और एक 10 पैसा का सिक्का, दोनों में अंतर हो जाएगा 15 पैसा। तो आप 15 पैसा को रुपया के रूप में ऐसे लिखिएगा, दशमलव से दशमलव, 15 6 का 90, 7 15 5 75। तो आपका आंसर हो जाएगा 65। एक बार फिर से करेक्ट, थैले में 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 25 रुपया 75 पैसा है। तो कह रहा है थैले में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। बोलिए 25 पैसा वाला निकालना है तो सबको 10 पैसा वाला उल्टा करके मान लीजिएगा। तो 25 पैसा वाला पूछ रहा है तो सबको 10 पैसा वाला मान लेंगे। तो बोले टोटल कितना सिक्का है, 160। सभी 10 पैसा वाला होगा तो 160 गुना 10 करेंगे तो 1600 पैसा। तो रुपया में पढ़िएगा, 100 से भाग देकर 16 रुपया। अब माने गए के अनुसार और प्रश्न में जो दिया हुआ उसके अनुसार दोनों के अंतर को, तो बोले यहाँ 25 रुपया 75 पैसा और 16 रुपया में अंतर हो गया 9 रुपया 75 पैसा का। और एक 25 पैसा का सिक्का और एक 10 पैसा का सिक्का में अंतर हो जाएगा 15 पैसा का। तो आप 15 पैसा से भाग दे देंगे। तो बोलिए दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 15 6 90, 7 15 5 75। तो आप आंसर दे दीजिएगा 65। तो आप इस तरह से कर सकेंगे। चलिए एक एक करके अब बारी बारी से आपसे भी बनवाते चलते हैं, उससे आप सीख पाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करिए 10 से 15 सेकंड के अंदर। आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए, 10 से 15 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं। चलिए आपसे 25 सेकंड भी नहीं लगा, उससे पहले आप आंसर दे दिए। चलिए देखते हैं। 81 विद्यार्थी के कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 30 रुपये का योगदान दिया। प्रत्येक लड़के ने 30 रुपये का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने 50 रुपये का योगदान दिया। प्रत्येक लड़का ने 30 रुपये और प्रत्येक लड़की ने 50 रुपये का योगदान दिया। इस प्रकार कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के थे।
बोले लड़का की संख्या निकालना है तो सभी को लड़की मान लीजिए, लिख देते हैं, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बोले लड़का की संख्या निकालना है तो सभी को लड़की मान लीजिएगा। तो 80 विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी अगर लड़की हो जाए तो एक लड़की का योगदान 50, तो 80 लड़की का तो 80 गुने 50, 8 पंचे 40, 2 शून्य और यानी 4000। और प्रश्न के अनुसार है 3500, तो दोनों का अंतर हो गया 500 का। और इधर बोलिए एक लड़का का योगदान है 30 और एक लड़की का 50, तो एक लड़का और एक लड़की के योगदान में अंतर हो गया 20 का। तो अब 0 से 0, 2 से कटेगा 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25। इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए एक आग द्वार बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों देखने से एक जैसा लगेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 100 लड़के तथा लड़कियां, यहाँ पर लिखा 60 लड़के और कुछ लड़कियां, तो एक गाय मुर्गा का क्वेश्चन है और एक दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इन दोनों को थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए दोनों का एक साथ हम दे दिए हैं। तो आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, अगर ना बने तो फिर इक्वेशन से बना लीजिएगा, फिर हम सॉल्व कर देंगे। ये सब हो जाएगा, हो जाएगा ये सब। चलिए एक इसको बनाइए, प्रश्न संख्या 17, बस 5 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, 5 से 7 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग लिख रहे हैं 3 प्रकार के सिक्के हों। 3 प्रकार का सिक्के हो या 10 प्रकार के सिक्के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्के से संबंधित एक टॉपिक भी है, हम जो बतलाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड रहता है, आप सभी चैप्टर में यूज कर सकते हैं। सिक्के से रिलेटेड एक आपका कंप्लीट टॉपिक ही आएगा, आपको चिंता नहीं करना है। हम जो भी बतलाएंगे वो एग्ज़ाम का हर सीमा को हम लांघ देते हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे बतला रहे हैं वैसे पढ़ते चलिए। चलिए थोड़ा सा एक बात बोल रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। चांदनी रोशनी चांद से होता, रोशनी चांद से होता तो सूरज का क्या ज़रूरत होता, और सब कुछ एक ही क्लास में अगर सीख गए होते तो फिर ये पंचवर्षीय योजना का क्या ज़रूरत होता, मतलब इतना लंबा क्लास चलाने का क्या ज़रूरत होता। तो बारी बारी से आप सीखते चलेंगे। आज पहला क्लास है, फिर अगला क्लास में कुछ सीखेंगे, ऐसे करते करते सारे चीज़ों को सीखेंगे। एक ही क्लास में जैसे तैसे अगर सिखाने लगेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो हम कोई अनाड़ी टीचर है नहीं, बहुत सारे टीचर होते हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ पूछ दिए कुछ बोल दिए तो उसमें उलझ जाते हैं। तो हमको उलझना नहीं, हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आप बारी बारी से सीखते चलिए, होते चला जाएगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 20 रुपया प्रति किलो की दर से आलू तथा 25 रुपये प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। यदि कुल 22 किलो सब्जी 490 रुपया में खरीदा हो तो बताएं कि कितना किलो आलू खरीदा। आलू निकालना है तो सभी को परवल मान लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने 20 रुपये प्रति किलो की दर से आलू और लिखा हुआ है 25 रुपये प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। यदि कुल 22 किलो सब्जी 490 रुपया में खरीदा हो तो बताएं कि कितना किलो आलू खरीदा। बोलिए आलू का मात्रा निकालना है तो सभी को परवल मान लीजिए, सभी को परवल मान लीजिए। तो बोलिए 22 केजी सब्जी खरीदा है, 2200 केजी अगर परवल होता तो परवल का कीमत है 25, तो 25 गुने 22, तो 25 दाएँ 250, 250 500, 25 दूनी 50, तो 550 और इधर है 490, तो अंतर हो जाएगा 60 का।
और बोलिए 1 केजी आलू और 1 केजी पटल दोनों के मूल्य में अंतर हो गया 5 का, तो 5 से भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर हो गया 12। आप सभी लोग सीख पा रहे हैं। कुछ लोग आंसर गलत भी कर लिए, कोई बात नहीं। होमवर्क इसीलिए हम देते हैं ताकि आप जो भी गलत कर रहे हैं उसको सुधार सकेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, शुरू सीखना तो मिस हो जाता है। कुछ लोग पीडीएफ के बारे में लिख रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब तक हम होमवर्क नहीं देंगे हमें खुद संतुष्टि नहीं होगा। क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो हम सफल कहलाएंगे नहीं, क्योंकि आप सीखेंगे तभी हम सफल हैं। हमारी सफलता आपकी सफलता में निहित है। हम तभी सफल कहलाएंगे जब आप सफल होंगे। आप सफल नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे। इसलिए हम हर तरह से आपको सफल बनाने का प्रयास करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। 18 नंबर, चलिए 1-2 सेकंड भी नहीं लग पा रहा और आप आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। कुछ लोग गलत भी कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आराम से एक बार फिर से कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, आप बना सके, सब लोग आंसर दे पा रहे हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो जरा सीखेंगे। करा सोना और चांदी से बने एक आभूषण का भार 20 ग्राम है, जिसका कुल मूल्य 5200 रुपया है। यदि सोना का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम, सोना का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम, चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो, तो बताएं कि आभूषण में सोना की मात्रा क्या है। बोलिए सोना निकालना है तो सभी को चांदी मान लीजिएगा। तो बोले टोटल है 20 ग्राम, अगर 20 ग्राम चांदी हो जाए तो 1 ग्राम चांदी का कीमत है 50 रुपया, तो 20 ग्राम का हो जाएगा 5 दूनी 10 पर 2 शून्य यानी 1000। उधर माने गए के अनुसार 1000 और प्रश्न के अनुसार है 5200। तो अब बोलिए 5200 और उधर 1000 में अंतर हो गया 4200 का। अब अंतर का भाग अंतर से दे दीजिए। तो 1 ग्राम सोना का मूल्य 400 और 1 ग्राम चांदी का मूल्य है 50, तो अंतर हो गया 400 और 50 में अंतर है 350 का। 0 से 0, 5 से 7, 5 8 5 4 12 7, तो आपका आंसर हो गया 12 ग्राम। इस तरह से आप आंसर दे देंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं सीरियल नंबर से बताइए। तो ये सीरियल ही हम उसी क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं जो हमें बताना है, क्योंकि इस तरह का चीज़ों को हम बता देंगे तो फिर होमवर्क में आप जो अटकिएगा फिर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये सीरियल ही चल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। लाइव क्लास, अपने लाइफ का आज पहला क्लास है हमारा।
हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। समझ लीजिए कि एक बब्बर शेर को पिंजड़े में बंद किया गया और यहाँ करिश्मा दिखाना है, तो ये बहुत अलग फील होता है। लेकिन ऑफलाइन की दुनिया में जितना बड़ा क्लासरूम में एक साथ स्टूडेंट को बैठा कर पढ़ाते हैं, शायद आपको ऐसा अजूबा क्लास आपको और भी कहीं मिलेगा। तो आज अपने लाइफ का ये लाइव क्लास पहला है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता एक आविष्कार का जननी है, जो ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार सारा चीज़ हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे फ़ी के बारे में लिख रहे हैं, हर चीज़ का समस्या का समाधान कर देंगे, आपको डरना नहीं है। पहले आप इत्मीनान से पढ़िए। एक मजदूर को काम पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन काम करने आएगा उसे 60 रुपये दिए जाएंगे, तथा जिस दिन नहीं आएगा दंड स्वरूप मात्र 5 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार उसे 30 दिनों में कुल 1470 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताओ वह कितने दिन काम पर नहीं आया था? नहीं आया था मतलब अनुपस्थित दिनों की संख्या निकालना है। अनुपस्थित दिनों की संख्या निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है एक मजदूर को काम पर इस शर्त पर रखा गया है कि वह जिस दिन काम पर आएगा उसे 60 रुपये दिए जाएंगे, तथा जिस दिन काम पर नहीं आएगा दंड स्वरूप मात्र 5 रुपया उसे दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 दिनों में कुल 1470 रुपया प्राप्त किया हो। तो बताएं कि वह कितने दिन काम पर नहीं आया था। अनुपस्थित दिन निकालना है तो सभी को उपस्थित दिन मान लीजिए। तो बोलिए टोटल 30 दिन के लिए बुलाया गया था। 30 दिन अगर उपस्थित होता तो एक दिन उपस्थित होने पर 60 रुपया मिलता है। तो 30 दिन में तो 60 गुने 30 करेंगे, 6 18, 2 शून्य यानी 1800। इधर 1800 और इधर है 1470, तो दोनों में अंतर हो गया 330 का। आप बोलिए उपस्थित होने पर 60 रुपया, अनुपस्थित होने पर 5 रुपया, दोनों में अंतर है 60 और 5 में अंतर हो जाएगा 55 का। तो देखिए 11 से 3, 11 से 5, तो फिर 5 से कटेगा आपका 11 से 3 तो 30, 11 से ये 5, 5 से ये हो जाएगा 6। तो आपसे कह रहा कितने दिन काम पर नहीं आया, तो 6। कितने दिन काम पर आया, तो 24। तो टोटल में से जो नहीं आया उसको घटा देंगे तो उपस्थित दिन निकल जाएगा। प्रोसेस से अगर करना चाहेंगे कितने दिन उपस्थित है तो प्रोसेस से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 24 लिख दिए थे, इसलिए एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। आपको निकालना क्या है, कितने दिन काम पर नहीं आया था, अनुपस्थित दिन निकालना है। अनुपस्थित दिन निकालना है तो सभी को उपस्थित मान लीजिए। तो 30 दिन के लिए रखा था, 30 दिन उपस्थित होगा। तो एक दिन उपस्थित होने पर 60 रुपया, तो 30 दिन में तो 60 गुने 30 1800। तो माने गए के अनुसार 1800 और प्रश्न के अनुसार 1470, तो दोनों में अंतर हो गया 330 का। और इधर बोलिए उपस्थित होने पर 60 रुपया, अनुपस्थित होने पर मात्र 5 रुपया मिल रहा था, दोनों में अंतर है 55 का। तो अब बोलिएगा 11 से 5, 11 से 30, तो अब 5 से 6, अनुपस्थित दिन तो 6, उपस्थित दिन निकालना है तो टोटल में से अनुपस्थित घटा देंगे तो उपस्थित हो जाएगा 24। तो आप आंसर कर लेंगे। बुक कैसे मिलेगा प्यारे, सारे चीज़ धीरे धीरे मिल जाएगा। आज पहला दिन है, कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अभी तो आपका PDF मिल जाएगा इसी वीडियो में, उसमें से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे और फिर ऐप पर तो हर दिन का होमवर्क पूरा व्यवस्था रहेगा। चलिए तो आपका अब यहाँ पर लेवल 2 आ गया। लेवल 2 पर आने से पहले
हम आपको 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी हम बोल रहे थे कि गाय की संख्या निकालना है तो सभी को मुर्गा मान लीजिए, और मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी को गाय मान लीजिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम बोले अब माने गए संख्या के अनुसार कुल पैर और प्रश्न में दिए गए अनुसार कुल पैर, दोनों के अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे तो अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें एक शब्द आया हुआ है अंतर, इसमें एक शब्द आया हुआ है अंतर। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अंतर मतलब डिफरेंस। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे। अब हम, लग रहा होगा मन में ये अंतर पर क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए बस 2-3 मिनट आपका टाइम बर्बाद करेंगे। हम बोले हमारे पास 30 रुपया है, हम बोले हमारे पास 30 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है। अब हम आपसे ये पूछ दें कि हम दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप जल्दी से बोल दीजिएगा कि 30 और 20 में अंतर हो गया 10 का। तो अंतर निकालने के लिए आप क्या किए, तो अंतर निकालने के लिए बड़ा वाला राशि में से छोटा वाला घटा दिए और इस तरह से अंतर हो गया 10 का। थोड़ा सा और, अभी हम बोले कि हमारे पास 30 रुपया कर्ज है और आपके पास 20 रुपया कर्ज है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि हम दोनों में अंतर कितने का है। अब मन में सोचिए और बोलिए, मन में ही बोल लीजिए कितने का अंतर है। तो अब अंतर निकालने के लिए आप वहां पर लिखकर घटाएंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग गड़बड़ भी आंसर बोल लेंगे। तो अंतर का मतलब हम बोले कि बड़ा में से छोटा को घटाना है तो अंतर निकल जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -30 और -20 में बड़ा वाला राशि -20 है, ये ज़्यादा गरीब है और ये कम। तो बड़ा वाला -20 है और छोटा वाला -30 है। तो -20 में से -30 को अंतर निकालने के लिए घटाते हैं, इसलिए माइनस लिखेंगे। कोष्ठ हटेगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो +30 और -20 का मतलब हो जाएगा अंतर 10 का। माइनस माइनस प्लस, तो +30 -20 यानी अंतर हो जाएगा 10 का। थोड़ा सा और, अब हम ऐसा बोलते हैं हमारे पास 30 रुपया कर्ज है और आपके पास 20 रुपया उपलब्ध है। अब हम बोलेंगे दोनों में कितने का अंतर है, तो बड़ा वाला राशि ये है और छोटा वाला राशि ये है। तो अंतर निकालने के लिए बड़ा वाला में से छोटा वाला को आप घटाइएगा। बड़ा वाला में से देखिए बहुत सारे लोग गलत लिख रहे हैं, लास्ट में हम फिर और एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ अलग अलग लिख रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं। हम बोले बड़ा वाला राशि में से छोटा वाला राशि को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो कुछ लोग -10, कुछ +10, कुछ 50 प्लस में लिख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन तो हो रहा है, आप भी पढ़ रहे होंगे कमेंट्स, तो आप देख रहे होंगे गड़बड़ लोग कर लेते हैं। तो शुरू में लग रहा होगा अंतर लिख रहे हैं क्या, ये सब चीज़ बोल रहे होंगे, लेकिन अब देखिए आपको सामने में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि लोगों को डिस्टर्ब होता, वहाँ कुछ -50, कुछ +50, कुछ +10, कुछ -10, इस तरह से लिख रहे हैं। तो इसी में मिस्टेक हो जाता है।
रूल आप मैथ का जानते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ अगर नहीं समझ पाइएगा तो इसमें रूल का क्या कसूर। आप तो शब्द आपको नहीं करने आया, इसका अर्थ नहीं समझ सके और गलत आप कर बैठते हैं। तो उसी चीज को हम यहाँ समझा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। हम बोले कि -30 और +20 में +20 बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो अंतर निकल जाएगा। कोष्ठ हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 30 20 50। अब हम जरा कुछ समझा रहे हैं, गौर करिएगा, जरा ध्यान देंगे। अब आप इधर ध्यान देंगे। हम बोले कि शब्द जब भी अंतर निकालना रहे तो शब्द अधिक लिखा रहे या कम लिखा रहे या अंतर लिखा रहे, सब का मतलब वही होता है। कहीं पर आपको अधिक लिख दे, कहीं पर आपको कम लिख दे, तो अधिक लिखा रहे या कम लिखा रहे या अंतर लिखा रहे, सब का मतलब एक ही होता है। शब्द अधिक या कम या अंतर, सब का मतलब एक ही होता है। जैसे फिर से हम आपसे ये बोले कि मेरे पास 30 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है। हम आपसे पूछेंगे कि मेरे पास 30 रुपया, आपके पास 20 रुपया, तो हमारे पास आपसे कितना ज़्यादा है? तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा कि 10 रुपया ज़्यादा है। अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि मेरे पास 30 रुपया, आपके पास 20 रुपया, तो आपके पास हमसे कितना कम है? तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा 10 रुपया कम है। अगर हम आपसे ये पूछ देंगे कि हम दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो भी आपका जवाब होगा कि 10 का अंतर है। यानी शब्द अधिक लिखूं या कम लिखूं या अंतर लिखूं, सबका मतलब एक ही होता है। अब थोड़ा सा हम बोले कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो अंतर निकालने के लिए आप क्या किए? तो बस इतना ही किए कि बड़ा में से छोटा वाला को घटा दिए तो अंतर निकल गया। उसी तरह से हम बोले -30 -20 का अंतर बताइए कितने का है, तो -20 कम कर्ज लिए हुए हैं और -30 ज़्यादा, यानी -30 छोटा है -20 की अपेक्षा। तो -20 में से -30 को घटाएंगे तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, कोष्ठ हटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो +30 -20 यानी 10 हो गया। अब हम बोले कि यहाँ पर -30 और 20 का अंतर निकालना है, तो बड़ा वाला आपका 20 है, छोटा वाला -30 है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो 20 में से -30 को घटाएंगे, तो घटाना है इसलिए हमें माइनस यहाँ लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो बोले +30 और +20, तो ये हो गया 50। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जब भी अंतर निकालना रहेगा तो इतना उलझना नहीं है। अगर इतना उलझेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, उलझन में पड़ जाएंगे। आपको बिल्कुल नहीं उलझना है। अब देखिए हम बोल रहे हैं, जरा उस पर गौर करिएगा। जब भी हम दोनों के बीच का अंतर निकालना रहे, जब भी दो राशि के बीच का अंतर निकालना रहे, तो सिर्फ उसका डायरेक्शन देखना है। दोनों प्लस के रूप में है कि दोनों माइनस के रूप में है कि एक प्लस एक माइनस के रूप में है। जब भी आपको अंतर निकालने की बात करें तो सीधा उसका डायरेक्शन देखेंगे। अगर यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जुट जाएगा, सॉरी सेम डायरेक्शन में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। फिर से अंतर निकालना है तो डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सेम डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू घट गया, सेम डायरेक्शन में है तो वैल्यू घट गया। यहाँ पर भी ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वैल्यू घट गया। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है तो वैल्यू यहाँ पर जुट गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुट गया। तो आप ध्यान ये रखिएगा कि सेम डायरेक्शन में घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। अब जल्दी जल्दी अंतर बोलिएगा। हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 20 रुपया का लाभ और कहीं दूसरे जगह पर लिखा हुआ रहेगा 10 रुपया का हानि, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर में सीधा जुड़ जाएगा। हम बोले कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 20% का वृद्धि और कहीं दूसरे जगह पर लिखा रहेगा 10% का कमी, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुड़ जाएगा। अगर हम बोलेंगे सीधा अंतर में जुड़ जाएंगे। हम बोले कहीं लिखा रहेगा 20% लाभ, कहीं पर लिखा रहेगा 15% लाभ, सेम डायरेक्शन है तो अंतर में घट जाएगा। हम बोले कहीं पर लिखा रहेगा 10% की वृद्धि,
कहीं पर लिखा रहेगा 12% की वृद्धि, सेम डायरेक्शन है, अंतर में घट जाएगा। हम बोलेंगे लिखा रहेगा 8% की हानि, लिखा रहेगा 6% की हानि, तो सेम डायरेक्शन है, अंतर में घट जाएगा। तो सीधा आपको याद रखना है कि जब भी अंतर निकालना है तो सेम डायरेक्शन में अंतर में घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है। एक बार फिर से, कहीं पर लिखा रहेगा 500 रुपया का बचत, कहीं पर लिखा रहेगा 200 रुपये का खर्च, अपोजिट डायरेक्शन है, जुट जाएगा तो अंतर हो जाएगा 700 का। कहीं पर लिखा रहेगा 2 वर्ष बाद और कहीं पर लिखा रहेगा 3 वर्ष पूर्व, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो अंतर में जुड़ जाएगा तो अंतर हो जाएगा 5 का। तो इस तरह से जब भी आपका अंतर निकालने का जरूरत पड़े तो बोलिएगा कि अंतर निकालना है तो सेम डायरेक्शन में घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुड़ जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, उलझना नहीं है। अब लिख लिख कर बच्चे की तरह घटाते नहीं रहना है, तुरंत फटाफट बोल देना, सेम डायरेक्शन में घटेगा अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, तुरंत बोल दीजिएगा। तो ये आपका लेवल 2 में थोड़ा यूज होगा। प्रीवियस में यहाँ 1 ही 2 एग्जाम के बारे में लिखा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन सेम डिजिट चेंज करके बहुत बार, भाषा यही, और बहुत बार सेम डिजिट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप एक करेंगे। कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और उसे 250 अंक प्राप्त हुआ, तो बताएं कितने उत्तर सही दिए। बोलिए सही उत्तर की संख्या निकालना है तो सभी को गलत मान लीजिएगा, सही उत्तर निकालना है तो सभी को गलत मान लीजिएगा। बोले 125 प्रश्न को सॉल्व किया और 125 गलत अगर हो जाएगा तो बोलिए एक गलत पर 1 अंक कट जाता है, तो 125 गलत पर तो 125 गुने 1 यानी 125 कट जाएगा, इधर 125 अंक कट जाएगा और प्रश्न में कह रहा 250 अंक प्राप्त किया है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर में जुड़ जाएगा। तो बोले उधर 125 कट रहा है और इधर 250 प्राप्त हो रहा है, अंतर निकालना है। ऊपर में हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो सेम डायरेक्शन में घटेगा अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, तो 250 और 125 में अंतर हो गया 375 का। और इधर बोलिएगा सही होने पर 4 अंक मिलते हैं, गलत होने पर 1 अंक कट जाते हैं, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में 4 और -1 में अंतर हो जाएगा 5 का। तो इससे काटिएगा 5 7 35 2 5 5 25, तो आपका आंसर हो जाएंगे 75, जो कि ढेर सारे लोग कुछ सही कुछ गलत किए हुए हैं। एक बार हम फिर से बोलते हैं, कुछ लोग बेरोजगार युवा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बोल रहे हैं। इस पर हम तर्क करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि आलतू फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होता है। पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद उस पर चर्चा होगा। एक बार फिर से हम बोल लेते हैं, एक बार फिर से कर एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक दिया जाता है, तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और उसे 250 अंक प्राप्त हुआ, तो बताएं कि कितने उत्तर सही थे। बोलिए सही उत्तर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे की तरफ लिखते नहीं रहिएगा, सीधा आपसे सही पूछ रहा है, सीधा सही पूछ रहा है, सबको गलत मान लीजिए, सही वाला पूछ रहा है, सबको गलत मान लीजिए। तो बोले 125 प्रश्न सॉल्व किया, 125 गलत होगा तो 1 गलत पर 1 अंक कटता है, तो 125 गलत पर तो 125 गुने 1 यानी 125 कट जाएगा। और प्रश्न के अनुसार 250 अंक प्राप्त किया है,
तो ऊपर में दोनों का अंतर लिखिएगा। तो वहां 125 कट गया और यहां 250 प्राप्त हुआ, दोनों में अंतर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो 250 और 125 में अंतर कितने का हो जाएगा? तो जुड़ने के बाद 375। और उधर बोलिए एक सही पर 4 अंक मिलता है और एक गलत पर 1 अंक कट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर हो गया 5 का। तो इधर आप 5 7 35, 2 5 5 25, तो आपका आंसर हो जाएंगे 75। इस तरह से आप बोल पाएंगे। तो चलिए, अब आप लोग आंसर सही दे रहे हैं, तो चलिए एक प्रश्न आप सॉल्व कर दीजिए। आप इसको तुरंत अभी अभी इसी वक्त सॉल्व करिए बस। प्रश्न संख्या 22। 5 से 7 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 सेकंड अगर लगता है तो वो ज्यादा है, आप उससे पहले आंसर दे सकेंगे। कलम चलना नहीं चाहिए ये सब प्रश्न पे, हमें सिखाना है इसलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए कुछ लोग 15 आंसर ले आए, कुछ 41 जो कि गलत है, 1-2 लोग का गलत है, बाकी सब सही है। चलिए ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाने लगाने पर 5 अंक मिलते हैं। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाने लगाने पर 5 अंक मिलते हैं तथा गलत निशाने लगाने पर दंड स्वरूप 2 अंक काट लिए जाते हैं। सही निशाना लगाने पर 5 अंक मिलता है और गलत निशाना लगाने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक निशानेबाज कुल 20 निशाने लगाए और इस तरह से कुल 58 अंक प्राप्त हुआ हो तो कितने निशाने सही थे? बोले सही निशाना निकालना है तो आपको सभी को गलत मान लेना होगा। तो 20 निशाना लगाया, 20 गलत होगा, तो एक गलत पर 2 अंक कटा, तो 20 गलत पर तो 20 दूनी 40 कट गया। तो इधर 40 कट गया और इधर का 58 अंक प्राप्त किया है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर में जुट जाएगा। तो 58 और -40 अपोजिट डायरेक्शन में आपका अंतर हो जाएगा 98। और इधर बोलिए एक सही पर 5 अंक मिलते हैं और एक गलत पर 2 अंक कट जाते हैं, तो अंतर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 7, तो आपका आंसर हो जाएंगे 14। तो इस तरह से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए जल्दी से इसको आप सॉल्व कर दिए। फ्रैक्शन में है तो आपको डरना नहीं है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए। बहुत सारे लोग ट्रैक से अभी भटके हुए हैं। चलिए अब आंसर आने लगा, ठीक है।
बहुत सारे लोग फी पर चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं। फी पर हम चर्चा करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। फी कम की बात तो छोड़िए, फी हम लेंगे भी नहीं और साथ ही साथ हम आपको रख कर पढ़ाएंगे, खाने पीने सब चीज़ का खर्च देंगे। बस सिर्फ एक काम आपको करना है, वो काम इतना ही करना है कि मम्मी पापा से सिर्फ सिग्नेचर करवा लेना है कि बेचने के लिए हम आपको बेचेंगे। अब 20 लाख बोल लगे या 30 लाख, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो न फी लगेगा और ना आपको रहने सहने के लिए दिक्कत होगा। तो पहले आप एक बार मन में चर्चा करेंगे, अपने गार्जियन से भी चर्चा करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे, पहले इस पर ध्यान दीजिए, फी का चर्चा अभी मत कीजिए। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए हैं। अब छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। इसको हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार तो उलझन में आप कैसे पड़ जाते हैं और दूसरा इसको कैसे आसानी से सुलझा लेंगे। फ्रैक्शन में आया हुआ तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। अब देखिए, पहले एक बार टेंशन में डालते हैं, फिर इसको स्मूथ कर देते हैं। चलिए देखते हैं। करा एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए हैं, उन सबको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, परंतु प्रश्न गलत रहने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्र ने सभी प्रश्न हल किए तथा उनको 56 अंक प्राप्त हुआ। उसने कितने प्रश्न सही किए? पहले उलझन में आपको डाल देते हैं, उसके बाद सुलझाते हैं। कह रहा है कितने प्रश्न सही किए, सही वाला निकालना है। सही वाला निकालना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सही वाला निकालना है तो सभी को गलत वाला मान लीजिए। तो टोटल 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न गलत होता तो बोलिए प्रश्न गलत रहने पर 1/3 अंक काट लिया जाता है। तो 1/3 अंक काटेगा तो एक गलत पर 1/3 कट जाएगा। तो बोलिए 100 गलत पर तो 100/3 कट जाएगा, यानी माइनस में है। अब प्रश्न में कह रहा है उसको 56 अंक प्राप्त हुआ है, तो इधर प्राप्त हुआ है और इधर ये काट लिया गया है। अपोजिट डायरेक्शन है तो अंतर में जुट जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर में जुड़ जाएगा। तो इधर है 100/3 और फिर प्लस 50 लिख लीजिएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये जुड़ेगा। यहाँ -100/3 है, यहाँ +56 है। तो बोलिए अपोजिट डायरेक्शन के कारण दोनों जुड़ेगा। तो अब जल्दी से भिन्न का जोड़ जोड़िएगा। तो 3 × 56, 50 तिया 150, 6 तिया 18, यानी 168 + 100 यानी 268। 50 तिया 150 और 3 छक 18, तो 150, 18, 168 और इधर 100, तो हो गया अंतर 268। और उधर बोलिए सही होने पर 1 अंक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, परंतु प्रश्न गलत रहने पर इतना काट लिया जाता है। ओ सही नहीं लिखा है। एक प्रश्न में 100 प्रश्न दिए तथा उन सबको हल करना, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। अच्छा, 1 अंक का सही होने पर 1 अंक मिलता है और गलत होने पर 1/3 काट लिया जाता है। 1/3 काट लिया जाता है, सही होने पर 1 दिया जाता। अपोजिट डायरेक्शन है तो जुटेगा। तो 1 + 1/3 का मतलब 4/3, 4/3। मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये उलट कर ऊपर चला जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 छक 24, 2 बचा, 4 सत्ते 28। तो मिस हो गया, 1 सेकंड। करा एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिएगा तथा उन सबको हल करना, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, परंतु प्रश्न गलत रहने पर 1/3। अच्छा, 3 छूट गया था। बोलिए सही वाला निकालना है तो सभी को गलत मान लेंगे। सही वाला निकालना है तो सभी को गलत मान लेंगे। तो अब बोलिए 100 प्रश्न है तो 100 एक गलत होने पर 1/3 कटा, यानी -100/3। और आपका इधर 56 प्राप्त हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको जोड़ लीजिएगा। तो हो गया आपका 168, 100, 268/3।
तो ये 268/3। अब हम बोले कि सही होने पर एक अंक मिलता है, गलत होने पर 1/3 कटता है, तो ये माइनस है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। तो अब बोलिए मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये उलट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 4 से काटिएगा तो 4 छक 24, 2 4 7 28, तो आपका आंसर हो जाएगा 67। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे करने में उलझन है, तो ये उलझन से आप बनाए तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा और आप परेशान हो जाइएगा। आपको इस तरह से नहीं करना है। अब इसको देखिए करते क्या है, काम यही करना है, लेकिन अब इसको ऐसे समझिए। फ्रैक्शन के कारण कैलकुलेटिव हो गया, फ्रैक्शन में हम आने ही नहीं देंगे तो कैलकुलेटिव होगा कैसे। कह रहा है एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए, उन सबको हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, परंतु प्रश्न गलत रहने पर 1/3 काट लिया जाता है। एक छात्र ने सभी प्रश्न हल किए, उनको 56 अंक प्राप्त हुआ। उसने कितने प्रश्न सही किए? बोलिए, सही वाला निकालना है तो सबको गलत मानेंगे, तो गलत वाला फ्रैक्शन में है तो कैलकुलेट करने में परेशानी होगा। सही वाला निकालना है तो यहाँ गलत वाला लेकर चलेंगे, तो गलत वाला आपका फ्रैक्शन में है तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए निकालना है सही वाला, लेकिन फ्रैक्शन में ना बने, इसलिए हम लोग सही वाला ना निकाल कर गलत वाला निकाल लेंगे। और जब गलत वाला निकालेंगे तो वहाँ फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम गलत वाला निकालते हैं, लास्ट में उसको घटा देंगे तो थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव कहलाएगा। तो बोलिए, गलत वाला निकालेंगे तो सबको सही मानेंगे, तो 100 प्रश्न है, 100 सही, तो 1 सही पर 1 अंक, तो 100 सही पर 100 अंक। तो इधर माने गए के अनुसार 100 और प्रश्न में है 56, तो सेम डायरेक्शन है तो अंतर में घट जाएगा, तो अंतर हो गया आपका 44 का। और इधर 1/3 कटा और उधर 1 अंक मिला, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। तो मूल बट्टा के नीचे थी, उलट के ऊपर चल जाएगा, तो 11 तिया 33। तो हम बोले कि यहाँ पर गलत वाला आ गया आपका 33, तो सही वाला निकाल सकते हैं। टोटल है 100, जिसमें गलत हो गया 33, तो 33 को घटाना यहाँ आसान है, तो आप बोल दीजिएगा जल्दी से 67। इस तरह से आप कर सकेंगे। चलिए, चलिए ठीक है। अब ये सब आपसे बन जाएगा, तो अब ये सारा प्रश्न बन जाएंगे। आपका इधर थोड़ा 27 से लेकर 2-3 प्रश्न नहीं बन पाएगा, तो आप डरेंगे नहीं, आप प्रयास करेंगे। आपका टाइम हो गया, तो टाइप 1 टोटल बनाना है, टाइप 2 से आपको नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट यूज हो रहा है, जो कि अगले क्लास में सिखा देंगे। तो अभी इसको छेड़ दिए हैं, तो अगला क्लास में पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। टाइप 2 तक ही है, इसमें ज़्यादा प्रश्न है नहीं, तो बस ज़्यादा प्रश्न नहीं है। CI वगैरह का SI का भी क्वेश्चन इस मेथड से बनता है, तो इधर आगे आपका उस तरह से मिलने लगेगा। तो अगला क्लास में हम लोग टाइप 2 देख लेंगे। आज का होमवर्क सिर्फ टाइप 1 होगा, PDF थोड़ा देर में लोड हो जाएगा, आप होमवर्क अवश्य करिएगा। अभी तुरंत होमवर्क बनाना शुरू कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं, इत्मीनान से आप बना लीजिएगा। तो बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। बेरोजगारी पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन बेरोजगारी से पहले ऑफलाइन में हम आपको बहुत सारे सलाह दिए थे, तो अब जाते जाते बस एक बार फिर हम उस चीज़ को याद दिलाते हैं। फिर अगले क्लास में इस पर हम कुछ बोलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल। ये रोड है,
रोड के बगल में एक और रोड है जो बहुत ढाल है। इस रोड पर चलने से लगभग हर लोग नीचे खाई में ही गिरेंगे। सही ढंग से इतना ये ढाल है। अब जब आप इस ढाल पर उतरने का प्रयास कर रहे थे तो आपके गार्जियन, उनको पता था, एक्सपीरियंस था कि अगर इस रास्ते से जाओगे तो तुमको गड्ढा में गिरना ही है, हाथ पैर टूटना ही है। अब जब इस गड्ढे से, इस रोड से जा रहा था तो गिरना तय था, इनको मालूम था। ये अपने बच्चे को बहुत आहिस्ते से समझाते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, कोई और रास्ता पकड़ लो। अब ये जिद करके इसी रास्ता पे चल दिया तो इनको पता था कि गिरेगा, और गिर गया, मुंह कान नीचे टूट गया। अब नीचे में लोंघड़ाया हुआ, अब ये कहता है कि हमको बचाइए। अब बचाने के लिए जब ये जाएंगे तो ये भी गड्ढे में गिरेंगे। जब इलेक्शन हो रहा था उस समय ऑफलाइन में बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा करते थे तो लोग सीटी मारते थे, और आज आप पर जब बीत रहा है तो समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए था। इस चीज़ को जो आज आप झेल रहे हैं, हम 2001 से पहले उसको झेले थे। उस टाइम पे बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का वैकेंसी बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो सभी लोग गांव चले गए थे और आलू प्याज का खेती करने लगे थे। तो जिनके पास खेत था वो खेत, बाकी लोग दिल्ली कमाने के लिए चल गए थे। तो अभी हम इस पर नहीं छेड़ेंगे, हम पूरे डाटा के साथ छेड़ते हैं, इसलिए इसको अभी छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले इस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो होमवर्क है उसको पूरा कीजिए। और अभी हम गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट छेड़ दिए हैं तो अगला क्लास में पहले इसको पूरा करेंगे। और हमारा पढ़ाने का तरीका है कि कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो आपके पास कितना नॉलेज है, आप क्या जानते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सीधा ये समझ लेते हैं कि आप शून्य बटा सन्नाटा हैं, जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता है, और वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और अपने स्टाइल में, अपने तरीके से चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम जीरो से ही शुरू करेंगे। आज पहला दिन था, इंट्रो था, बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत सारे चीज़ को सेटिंग कर रहे थे। तो अब आपका रेगुलर क्लास होगा, तो फिर इसको अगला क्लास में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे थे वो ऑफिस वाला नंबर पे फ़ोन करेंगे। उनको फ़ी के बारे में बोला नहीं गया, फिर भी बहुत सारे लोग फ़ी के बारे में लिख रहे थे, तो उनको फ़ी पे नहीं करना है। आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करेंगे। अपने तरफ से आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, जबकि आपके पास बुक में नंबर है, रसीद पे नंबर है, आइडेंटिटी कार्ड पे मोबाइल नंबर है। अब आप वीडियो देखते हैं, इसमें भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप ज़रा पहले ऑफिस पे बात करेंगे, कुछ भी नहीं लिखना है। तो आज भर हम क्लास छोड़ देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं और इसके बाद हम जीरो से शुरू करेंगे।